Next topic is drone equipment and maintenance. अभी हम why do you think that we require drone equipment maintenance? For wear and tear, to check wear and tear, like how it's So since flying is drone is flying. a flying equipment, mechanical device भी है, हाँ, electronics components भी है, Yeah. structure है, and then it is moving from one location to another location, right? It is Exactly. continuously moving, okay, when it is in activity or when it is in performance. So that point in time, there is a possibility of wear and tear and lot of changes, things would happen into that component. Like for example, मैं simple example देता हूँ. आपने लास्ट आपके घर का टीवी कभी मेंटेन किया था? Did you have done any kind of a servicing or any maintenance to for your TV in last couple of years? Yeah, हम Yes, हार्डली sir. टीवी Yeah, LED या हार्डली हम लोग टीवी को सर्विस करते हैं या Service करते मेंटेन करते हैं, राइट? अगर कुछ गया तो मेजर पार्ट. Until it has damaged anything, or else we don't do it. But same thing is applicable for your AC. या No, right? उसको करना नहीं उसको AC में उसको ये करना हमको 6 महीने में करना ही पड़ता है. करना ही पड़ रहा है। Yeah. Plus उसमें वो फैन है वो मूव होता रहता है या ब्लोअर रहता है, वो Dust. move रहता है ना, डस्ट होता है और सब चीजें. या फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिज, आपका किचन में फ्रिज है, फ्रिज में आप कभी मेंटेन नहीं करते, सालों से आपको वो चल रहा है कुछ नहीं जा रहा. सिर्फ क्लीनिंग अंडर का. बट सेम थिंग आपका किचन में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ड्रम रोटेट होता रहता है, राइट? मैकेनिकल करना पड़ता है उसका भी सर्विसिंग. तो उसका सर्विसिंग हमको हर 3 महीने 6 महीने में करना पड़ता है. या Similarly for drone also, since there is a mechanical moving parts, मोटर है, प्रोपेलर है, ओके, वो टेक ऑफ होता है, लैंड होता है, यू नो, तो स्ट्रेस के अंदर रहता है, पंपी लैंडिंग हो सकता है, ऑल दैट थिंग्स, कभी किधर क्रैश भी हो सकता है. तो ऑल दिस सिनेरियोज वी नीड टू मेंटेन द ड्रोन्स, ओके, सो वी नीड टू मैनेज एंड मेंटेन द ड्रोन. So drone equipment and maintenance. So regular usage may result in wear and tear of UAV, thus requiring regular maintenance check. Okay, अगर हम रेगुलरली अगर यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन्स है, सर्वेलेंस ड्रोन्स है, मॉनिटरिंग ड्रोन्स है, सिनेमाटोग्राफी ड्रोन्स है, सप्लाई चेन्स के ड्रोन्स है, ओके, so they are regular in use, so you have to regularly check them before the flight, after the flight, during the flight, you know, every time you need to monitor, you have to maintain your drones. Okay, comprehensive maintenance has to be performed after every 200 flights. अगर आपके 200 फ्लाइट्स होता है तो आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा ड्रोन का. पूरा ड्रोन को आपको, जैसे हम लोग कार का रहता है, कार का एवरीडे सर्विस तो नहीं करते, राइट? हम लोग 3 महीने 6 महीने में गैराज में भेजते हैं कार को पूरा सर्विसिंग करने के लिए. तो पूरा सर्विसिंग इज नथिंग बट कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस. Similarly here in drone we say after every 200 flights or 50 flight hours. अगर हमारा फ्लाइट टाइम 50 आवर्स हो गया, टोटल 50 फ्लाइट आवर्स, मे बी 200 फ्लाइट नहीं हुआ, 100 फ्लाइट्स ही हुआ है, लेकिन वो टोटल 100 फ्लाइट्स का टाइम लिमिट है 50 आवर्स, तो हमको कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस करना है. ओके, अगर 50 फ्लाइट आवर्स नहीं हुआ बट 200 बार मैंने टेक ऑफ किया है, लैंड किया है, आई हैव टू डू कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस. Okay. Then during every time you are flying a drone, every time you are landing a drone, you need to do a pre-flight check and post-flight check. Post-flight check. Per flight. Okay. Pre-flight, post-flight check per flight. Okay. So हम लोग जो practicals करेंगे, every time we are going to do the pre-flight check and post-flight checks. Okay. So I will be conducting your briefing first before we take off the drones. Okay. So काफी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का वो सेशन रहता है ग्राउंड पे, जहाँ पे हम पूरा ड्रोन के बारे में समझते हैं. तो मल्टीपल टाइम्स हम ड्रोन को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, कंपोनेंट्स चेक करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी गोइंग. सो व्हेन वी आर ऑन डे 3, व्हेन वी विल गोइंग टू द साइट, हम लोग पहले समरी शीट का रिव्यू करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर सिमुलेटर्स पे काम करेंगे. सिमुलेटर सेशन के बाद इवनिंग में जब हमारा इवनिंग का स्नैक्स हो जाएगा, टी एंड स्नैक्स हो जाएगा, वी विल गो टू स्टोर. ओके, ड्रोन स्टोर जाएंगे, वहां पे ड्रोन्स हम लोग अंदर से निकालेंगे, ड्रोन्स को चेक करेंगे, सारा बैटरी को रेडीनेस करके रखेंगे, सारे बैटरीज हम लोग चार्ज करके रखेंगे, बैटरी कैसे चार्ज करते हैं वो सब चीज देखेंगे, चार्जर को कैसे सेटअप करते हैं, ऑल दैट थिंग्स विल बी सीइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम.
So that point in time also you will able to see the drones, you will able to see each and every components of the drones. Similarly, next day, that is on day 4, when we take that drone to the flying field. Okay, जब हम लोग स्टोर से ड्रोन को फ्लाइंग फील्ड लेके जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग ड्रोन को वापस पूरा चेक करेंगे. तो दैट इज अ प्री फ्लाइट. फ्लाइट के पहले हम लोग सब कंपोनेंट चेक करेंगे, जैसे मोटर है, प्रोपेलर है, बैटरी स्ट्रैप्स है, लैंडिंग गियर है ना. ऑल द थिंग्स वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो लूज कंपोनेंट्स और broken or damaged components on the drone. Similarly, जब आपका ड्रोन का फ्लाइट हो जाएगा, ड्रोन आप लैंड करोगे, लैंड करने के बाद भी आपको चेक करना है कि वेदर एवरीथिंग इज गुड. ओके, नॉर्मली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पायलट टू डू द पोस्ट फ्लाइट चेक. और नेक्स्ट टाइम सपोज, अब जैसे अभी सपोज फॉर एग्जांपल कुंदन ने फ्लाइट किया, तो कुंदन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द प्री फ्लाइट एंड कुंदन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट फ्लाइट. बट कुंदन के बाद रॉन्सी फ्लाई करने जा रहा है, तो रॉन्सी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट, बिकॉज ही इज अ पायलट दैट पॉइंट इन टाइम. सो इट इज, ही शुड नॉट डिपेंड कि अरे कुंदन ने तो इससे पहले फ्लाइट की थी तो मुझे क्या करने की जरूरत है. बट ऐसा हो सकता है कि कुंदन के टाइम नसीब अच्छा था, सब कुछ ठीक हो गया, और रॉन्सी जब फ्लाई करने गया मोटर बंद पड़ गया, क्रैक. ओके, या फिर क्रैक था फ्लाइट के टाइम पे, कुछ क्रैक आ गया या कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज, कुछ भी हो सकता है, या नट बोल्ट लूज हो गया है, समथिंग कुड हैपन. तो इट इज, तो आपने देखा रहेगा, देखो जब भी आप फ्लाइट में जाते हो, इंडिगो फ्लाइट में जाते हो या कोई भी फ्लाइट में जाते हो, तो बिफोर द फ्लाइट आपका जो एरोप्लेन टैक्सी एरिया में या पार्किंग एरिया में रहता है, वहां पे आप देखो, आपको आप बोर्डिंग करते हो तो बहुत सारे लोग एरोप्लेन के आसपास रहते हैं. तो दे आर ऑल इंजीनियर्स. ओके, दे आर फ्लाइट इंजीनियर्स एंड दे आर एक्चुअली चेकिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द फ्लाइट. Even the flight engineer has checked the aeroplane thoroughly and prepared the report. आप देखो पायलट भी जब आता है ना, तो जब फ्लाइट इंजीनियर माइट बी चेकिंग 100 चेकलिस्ट, 100 पॉइंट्स होगा उसका चेकलिस्ट में, लेकिन पायलट के पास जो चेकलिस्ट रहेगा उसमें 10 मेजर पॉइंट्स रहेगा, 10 या 20 मेजर पॉइंट्स रहेंगे. बट वो खुद भी चेक करता है, जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है वो चीजें वो चेक करता है. ओके, सो ही विल ऑल्सो टेक वन राउंड. He will check the report submitted by the flight engineer also, कि flight engineer ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या, जो उसने नहीं देखा या उसने नहीं ऑब्जर्व किया, कुछ क्रिटिकल है, तो he will check that checklist also. Then he will board the aeroplane. Then he will go to the cockpit. फिर cockpit में जाके उनका cockpit में भी checklist होता है, तो वो checklist सब है. तो these are things needs to be followed. Okay, aviation में ये सब कुछ एकदम standard structure है, that standard operating procedures वो लोग follow करते हैं. They do it religiously, you will be more better and safe flying you will do. अगर आपने जिस दिन आपने इग्नोर कर लिया ना, उस दिन आपका डिजास्टर होगा 100%. Okay, so that's why it is always said, you follow the standard operating procedures, you will be always safe. Okay, so every time you do flight checks, it is always advisable to do it religiously every time. Okay, don't assume. ये मत सोचे कि अरे कुंदन ने फ्लाइट किया या कुंदन ने चेक किया तो मैंने, आप देखो, आप भी करोगे तो मैं खुद भी चेक करूंगा. यू ऑब्जर्व, राइट? देन ओनली आई विल टेल यू टू फ्लाई. So I will not believe only on you. Okay, since I am the instructor, it is even my job to make sure that everything is proper. Or I will ask you what all things you have checked. Tell me. Okay, and I will observe. Okay, आप बोलोगे हाँ मैंने मोटर चेक किया, मोटर प्रॉपर है, प्रोपेलर प्रॉपर है, बैटरी स्ट्रैप्स चेक किया मैंने, लैंडिंग गियर चेक किया, you know, बॉडी पूरा चेक किया, everything is proper. So I will ask you what all things you have checked. So to know, you know it properly. So we will be repeating this exercise in 2 days. Day 4 and day 5 all exercise. Like even आपने ड्रोन को टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद आपका इन फ्लाइट चेक्स भी होते हैं. जैसे आप पिच फॉरवर्ड, पिच बैक, रोल राइट, रोल लेफ्ट, योर राइट, योर लेफ्ट, ये पहले 4 मैन्यूवर्स, 5-6 मैन्यूवर्स आप करोगे, उसके बाद आप आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी. ओके, सो बाय डिफॉल्ट एवरी टाइम यू टेक ऑफ द ड्रोन यू डू फ्लाइट चेक्स. ओके, फिर आप देखोगे बैटरी लेवल कितना है, टीपीएस काउंट कितना है आपका, बट टेम्परेचर कितना है, हाइट कितना है, यू नो, मोड कौन सा है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर नीड्स टू बी चेक ड्यूरिंग द फ्लाइंग टाइम आल्सो. Okay, so or before flying and during flying also, and also after flying, I mean after landing also you need to do a post flight check also.
Okay, so this you have to do continuously. Every time you are flying, you have to do this. Okay, ये आपको 2 दिन में मैं कंटिन्यूस आपको करवाते रहूंगा, so that आपको वो सेट हो जाएगा. Okay, and you have to call out. Okay, whatever activity you are doing, pitch forward, आपको बोलना है. ऐसा नहीं कि आपके मन से आप ड्राइव करते हो तो बोलते नहीं ना कि मैं अभी टर्न लेफ्ट ले रहा हूँ, टर्न राइट ले रहा हूँ, अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ, ये नहीं बोलता हूँ मैं, राइट. बट ड्रोन फ्लाइंग करते वक्त या आपने एरोप्लेन फ्लाई करते आपने देखा रहेगा कॉकपिट में पायलट्स ऑलवेज स्पीक. ओके, so changing to altitude 10,000 feet, changing altitude to 15,000 feet. Okay, we are like announcement करते रहते काफी बार. You know, जब we, ladies and gentlemen, we are now on a steady flight, cruising at 300 kilometers per hour, and outside temperature is so and so, and बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो. So they are just communicating, they are just telling us. वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई मतलब नहीं. 300 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, 100 किलोमीटर से जा रहे हैं, मुझे उससे क्या ले देना है. मुझे डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे जाना है. बट उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है टू कम्युनिकेट, टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि वो सिस्टम में रिकॉर्ड भी होता रहता है. फ्लाइट रिकॉर्डर में वो सारा पैरामीटर्स रिकॉर्ड भी होता है. वो आपके लिए एक्चुअली नहीं होता है. दे आर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑन द माइक सो दैट पैसेंजर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस. बट मोर इम्पोर्टेंट इज बिकॉज फ्लाइट रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड होते रहते हैं सारे सेटिंग्स, सारे पैरामीटर्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग आउट दैट इन्फॉर्मेशन. Okay. So you have to follow always maintenance checklist and manuals with standard operating procedures. Okay, so maintenance checklist में क्या होता है? Structural inspection होता है. Clean airframe, mud, dirt, check airframe for cracks, check for loose screws, check for propellers damage, propeller for free spinning, check motor for debris or obstructions, wiring, solder joints, gimbal, camera lens clean, landing gear condition, inspect antenna, check control station for faulty component. तो सारा जो है, जो आपका ड्रोन के चीजें है, नॉट ओनली द ड्रोन बट इवन योर रिमोट कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, जो भी है, एवरीथिंग यू आर स्ट्रक्चरल चेंज चेक कर रहे हो. ओके, सब कुछ प्रॉपर है. ओके, एनीथिंग लाइक लूज स्क्रू है, प्रॉपेलर अगर डैमेज है, घूम नहीं रहा है ठीक से, मैन्युअली हाथ से घुमा रहे हो, बिफोर स्टार्टिंग द ड्रोन यू हैव टू चेक by moving the propeller by hand. Okay, अगर वो देखते हो आप प्रॉपर है नहीं है, you know, all that things you will see. If everything is good, then you are proceeding further. Next क्या चेक करो? बैटरी चेक करो. Inspect the charger, visible damage. Inspect battery packs for bulge or leakages. Make sure you are charging the battery 100%. Don't use half charge batteries. लोगों का बहुत आदत रहता है हाफ चार्ज बैटरी यूज करना, फिर देन फ्लाइट में जाते हो, फिर पता चलता है मेरे से 5 मिनट ही फ्लाई कर पाया, 10 मिनट ही फ्लाई कर पाया. So normally you should always use 100% charge batteries. Okay, first operation जब आप कर रहे हो, first time fly कर रहे हो, make sure you are using 100% battery. So normally हमारा बैटरी जो है वो हमको 15 to 20 minutes का flight time देता है. Okay, so 15 to 20 minutes is nothing but 100% charge. So normally हम लोग flying 50% यूज करते हैं, क्योंकि हमको वापस बैटरी जल्दी चार्ज करना है. Okay, so तो थ्रेशोल्ड हमारा 40% पे सेट है. ओके, सो हम लोग नॉर्मली 50% तक हम लोग बैटरी यूज करते हैं, फिर लैंड करते हैं, फिर भी चेंज द बैटरी. और जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है 50% पे, उसको हम लोग चार्जिंग पे डाल देते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस मल्टीपल टाइमलाइंस और लॉन्गर टाइमलाइंस फॉर चार्जिंग. ओके, सो 50% हम लोग बैटरी यूज करते हैं, लैंड करते हैं, चार्जिंग पे डालते हैं, नया बैटरी कनेक्ट करते हैं, नया फ्लाइंग करते हैं. ओके, इफ योर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर्स आर आउटडेटेड, यू नीड टू मेक देम updated on time. So this is not applicable to the type certified folks, because DGCA does not recommend it updating the firmware or softwares. But अगर आपका DJI का ड्रोन्स है, पैरेट ड्रोन्स है, ऑटल का ड्रोन्स है, डिफरेंट थर्ड पार्टी OEM के ड्रोन्स है, तो OEM का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या OEM का जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से आपको करना है. जैसे DJI बोलता है, यू ऑलवेज कीप माई सॉफ्टवेयर अपडेटेड. Okay, so they always send you an update कि बाबा हाँ अभी मेरा तो नया सॉफ्टवेयर आया, प्लीज अपडेट कर ड्रोन का सॉफ्टवेयर और योर रिमोट कंट्रोल का सॉफ्टवेयर. एंड देन यू शुड कीप अ ट्रैक, फिनिशिंग अप, कीप अ ट्रैक ऑफ मेंटेनेंस रिपोर्ट. तो जब भी आप कुछ भी मेंटेनेंस करते हो, आप ड्रोन का प्रॉपलर चेंज करते हो, बैटरीज रिप्लेस करते हो, नहीं अगर आपके रेगुलर बैटरीज में से कोई बैटरी खराब हो गई और नई बैटरी सेट करते हो, तो यू मेंटेन अ मेंटेनेंस रिपोर्ट. अगर आपकी मोटर खराब हो गई, लैंडिंग गियर खराब हुआ है, एनी कंपोनेंट खराब हो, आप चेंज करते हो या कुछ भी करते हो चेंजेस, यू मेक अ
मेंटेनेंस रिपोर्ट, यू शुड नो कब क्या किया। जैसे आपने अभी कार अपने गैराज में देते हो, तो गैराज वाला क्या करता है, वो पहले आपका किलोमीटर लिख के लेते हैं कि मेरे गैरेज में जब कार आया व्हाट वाज द किलोमीटर, तो वो किलोमीटर नोट डाउन करेगा, डेट डालेगा, एंड दैट टाइम उसने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, जैसे ऑयल चेंज किया, ब्रेक लाइनिंग चेंज किया, ब्रेक ऑयल चेंज किया, वट एवर ही वुड हैव डन, सर्विसिंग किया, पानी डाला बैटरी में, रेडिएटर में, वट एवर एक्टिविटी हैज परफॉर्म, ही इज मेंटेन द रिकॉर्ड, अकॉर्डिंगली ही विल चार्ज यू। बट जब 6 महीने बाद वापस जाते हो, वो क्या करता है, देखता है ये कार, ओके ये कार लास्ट टाइम कभी आई थी, तो उसके पास वो हिस्टोरिकल डेटा रहता है, वो चेक करेगा कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था, उसके हिसाब से अभी ये टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना है, accordingly he will come to know whether he has to repeat the same procedure again or not, all that things he will do। additionally कुछ आप एक्टिविटी बोलते हो, यार मेरा हेडलाइट्स नहीं चल रहे, या हेडलाइट्स का बल्ब खराब हो गया, these are different changes, these are not every time you are doing it, so these are change, या टेल लाइट मेरा वर्क नहीं कर रहा है, all that things, या फिर टायर में कुछ इश्यूज है, व्हील अलाइनमेंट करना है, all that, so you maintain that record, until you don't maintain the record you will not know कि लास्ट टाइम मैंने ऑयल चेंज किया था कि नहीं चेंज किया था, ब्रेक लाइनिंग चेंज ना। तो गैराज वाला तो क्या वो बैठा ही है आपको कापने के लिए, वो तो बोलेगा सर ऑयल चेंज 6 महीना होगा, ऑयल चेंज कर दो, बिकॉज उसके पास डेटा है, उसको मालूम है आपने क्या किया क्या नहीं। आपने कुछ मेंटेन नहीं किया, आपको वो कागज देता है, आपको एक रिसीट देता है, और रिसीट में सब लिखा रहता है क्या क्या किया करके, ओके, बट वो आप मेंटेन नहीं करते हो, आप तो घर पे आने के बाद फेंक देते हो दूसरे दिन, राइट। तो आपको वो हिस्टोरिकल, नॉर्मली आप जब भी कार लेते हो नया, तो आपको एक सर्विस मैनुअल दिया जाता है, वो सर्विस मैनुअल में पहले 1 साल का सब डेटा रहता है, क्योंकि उसमें वो मैनुअल में सब कुछ रहता है, बट आफ्टर सेकेंड ईयर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप कहीं पे भी आपके पास मेंटेन नहीं, बट जबकि आफ्टर 1 ईयर योर कार विल स्टार्ट गिविंग मोर प्रॉब्लम्स और मोर चैलेंजेस, रिक्वायर्स मोर सर्विसिंग, मोर केयर टू बी टेकन। जब नया रहता है तभी कुछ ज्यादा इश्यू नहीं, पहले 1 साल 2 साल आपको कार में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, राइट, बट जैसे 2 साल 3 साल 5 साल हो जाते हैं, आप कार्स माइट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट सर्विसिंग, फ्रीक्वेंट चेंज, फ्रीक्वेंट कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ते हैं, ऑल दैट। सिमिलरली ड्रोन में भी यही है, पहला साल आपको ड्रोन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, ज्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, द मोर यू बेटर मेंटेन योर डिवाइस, द मोर यू बेटर डू द सर्विसिंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, योर इक्विपमेंट विल गिव यू गुड परफॉर्मेंस फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ ईयर्स, राइट। अगर आपने मेंटेन ही नहीं है कार किया, तो 5 साल में आपका केयर कार पूरा रद्दड़ हो जाएगा, ओके, लाइक आप उसको 5 साल में चेंज करना पड़ेगा, आपको नया कार लेना पड़ेगा। अगर लेकिन वही कार अच्छा यूज करोगे, अच्छा सर्विसिंग करोगे, रेगुलर सर्विसिंग, ऑयल वाटर एवरीथिंग इज बीन गिवन प्रॉपरली, मेंटेन किया है प्रॉपरली, लुब्रिकेंट्स प्रॉपर लगाया व्हील्स में, गियर बॉक्स में, ऑल दैट थिंग्स प्रॉपर, सब कुछ, इंजन ऑयल आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हो, एवरीथिंग करोगे, तो आपका 5 साल की जगह पे 10-15 साल कार अच्छा सर्विस दे सकता है या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। सिमिलरली ड्रोन का भी यही है, इफ यू मेंटेन द ड्रोन प्रॉपरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑल द कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग, इट विल गिव यू अ लॉन्गर सर्विस, ओके, दैट इज द रीजन व्हाई वी टू डू ड्रोन मेंटेनेंस एट रेगुलर इंटरवल्स, ओके। सो स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन में अगर हमने कुछ भी देखा, अगर फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम है, क्लीन है, तो नॉर्मली यू शुड यूज प्रॉपर टूल्स। अगर आप सर्टिफाइड हो, आपको पता है कैसे करना है, तो यू शुड डू इट, और देयर आर ड्रोन टेक्नीशियंस और ड्रोन हु एक्चुअली डज ऑल दिस एक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे जैसे ड्रोन इंजीनियर है या ड्रोन टेक्नीशियन है, वो आके ये सारा, तो हमने एक्चुअली सिंस वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वी आर सपोज टू टेक AMCs फ्रॉम द OEMs, ओके। तो हमारा ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है OEM के साथ, तो उनका 6 बार आके वो लोग सर्विस करके जाते हैं। So normally we are not supposed to do any changes in the drone since it is under warranty or under the AMC. So they will come and do all these things, but as a drone pilot you should be also aware of all these things. अगर आपको मोटर चेंज करना है, प्रोपेलर चेंज करना है, some small things you can do it on your own. You are not dependent on OEM. जैसे हमारा OEM बोलता है कि अगर आपको मोटर चेंज करना है, अगर आपको प्रोपेलर चेंज करना है, लैंडिंग गियर, आउटसाइड कंपोनेंट्स you want to change, you can change it on your own. If you are not confident or you can't do it, you can log a call with us. Our engineer will come and do it for you. In a year, it is 6 services are available for us to do that. Okay? So they will come with all these, tools, antiseptic cloths, cleaning brush, compressed air canisters. Yeah, sometimes they bring duster, blower. Okay, blower.
anti-static wristband, isopropyl alcohol. All these things are there with them, tools, screwdriver set, all that things will be there. Okay. So you have to carefully. So here see, carefully inspect the airframe from damage. You should perform these checks on regular basis and ensure all parts are serviced accordingly. Second line is very very important. Even the smallest crack can cause critical problem if left unnoticed. एविएशन वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन अगर आप फॉलो करोगे, तो यू विल सी जो भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जो भी बड़ा क्रैश हुआ है ना, वो हमेशा छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ है. व्हेन दे इन्वेस्टिगेट एंड दे फाइंड कि कहीं तो कुछ तो रिवेट निकल गया था, कहीं तो क्रैक आ गया था, वो क्रैक धीरे 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 एक फ्लाइट के बाद, दूसरे फ्लाइट के बाद, तीसरे आफ्टर 10 फ्लाइट्स के बाद वो क्रैक बड़ा होते गया और एक टाइम पे डैमेज हो गए. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गए. केबल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं. शुरू से छोटा प्रॉब्लम रहता है, दैट प्रॉब्लम गेट्स एग्रीगेटेड ओवर द पीरियड. सो इफ यू इग्नोर द स्मॉलेस्ट इश्यूज और स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स, इट विल लीड टू बिगर issues. Yeah. सो एविएशन वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इवन द स्मॉलेस्ट क्रैक कैन कॉज क्रिटिकल प्रॉब्लम इफ लेफ्ट अननोटिस्ड. तो जब भी आप चेकलिस्ट फॉलो करते हो, चेकलिस्ट को आप रन करते हो और उसमें आपने देखा कि अगर ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को आपको डॉक्यूमेंट करना है और आपको नोटिस में लाना है. तो ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा. यू वांट टू मेक श्योर दैट इट इज बीइंग करेक्टेड एंड रेक्टिफाइड, देन ओनली यू शुड टेक द फ्लाइट. आप इग्नोर करके या एज्यूम करके फ्लाइट नहीं लेना. नॉर्मली पायलट्स आर बीन ट्रेन्ड फॉर दैट. तो अगर उन्होंने, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज वेरीफाई द चेकलिस्ट गिवन बाय द फ्लाइट इंजीनियर. तो फ्लाइट इंजीनियर डिटेल स्टडी करता है, डिटेल चेकलिस्ट रहता है. 100 पॉइंट्स हो सकता है, 150 पॉइंट चेक पॉइंट्स हो सकते हैं. वी गो थ्रू दैट पॉइंट्स कि कहीं पे उन्होंने कोई रिमार्क डाला है क्या, कहीं पे कुछ पॉइंट डाला है क्या. अगर उनका चेकलिस्ट क्लीन है, देन ही विल गो एंड डू हिज ओन चेकलिस्ट. ओके, एंड देन ही विल सी. अगर फ्लाइट इंजीनियर के पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे चेकलिस्ट में कोई रिमार्क है, तो ही विल specifically go and check that particular point. If he also feels that that is really critical and important, then he will instruct that this needs to be rectified on priority before the flight. Okay, so during routine maintenance, check each component extremely careful and make a note of damage you find. Okay, so अगर आपको कोई भी डैमेज आपको दिखाई दिया, you should always intimate, you should always document, you should always inform. Assume मत कर हाँ ठीक है देख लेंगे होगा, है ना. डोंट कॉजल बिहेवियर नहीं रखना है एविएशन वर्ल्ड में या ड्रोन इंडस्ट्री में. नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कार जब ड्राइव करते तो देखते हैं, अरे हम लोग अभी नॉर्मल देखो, अभी बारिश खत्म हो गया ना, तो वी डोंट केयर वेदर वाइपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है. बट कभी फिर नाइट ड्राइविंग करते हैं तो कभी कभी विंड, पानी आ जाता है, वेदर की वजह से कुछ आ जाता है, तभी हम लोग वाइपर मूव करना देखते तो देखते वाइपर ही नहीं घूम रहा है. या ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, लाइक 1 साल 2 साल हो गया, हम लोग वाइपर ब्लेड्स नहीं चेंज करते. बट आपको नहीं पता कि वाइपर इज रेस्टिंग ऑन द ग्लास. ओके, तो वो ग्लास हॉट, गर्मी में बहुत गर्म होता है. तो वाइपर का जो ब्लेड रहता है, जो रबर रहता है, वो ग्राफाइट का होता है. ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 ईयर 2 ईयर टाइम के बाद, वो ग्राफाइट का रबर जो स्मूथ था वो हार्ड हो जाता है, हार्ड. ओके, या आपने देखा रहेगा, आप हेडफोन्स यूज करते रहते हैं, नॉर्मली जो ईयर के हेडफोन्स यूज करते हैं, उसमें ना आगे वो सिलिकॉन का एक रबर लगा रहता है व्हाइट कलर का. ओके, अगर उसको आप चेंज नहीं करोगे एवरी 3 मंथ 6 मंथ में, आपको कान का इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर डस्ट जमा होता है. ओके, कान का मॉइस्चर हीट की वजह से वो डस्ट उस पर जमा जाता है, दैट इम्पैक्ट्स योर ईयर एंड यू विल हैव इन्फेक्शन इन योर ईयर. या इवन आप स्पेक्स यूज कर रहे होगे, तो स्पेक्स के ऊपर जो नोज के ऊपर जो लैंडिंग पॉइंट रहता है, वो लैंडिंग पॉइंट भी सिलिकॉन का बना हुआ है. वो अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ 6 months, वो जब आप पहली बार लगा रहेगा आपके स्पेक्स के ऊपर, वो सिलिकॉन रबर जो रहता है ना, वो बहुत स्मूथ रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 months, आप देखो वो जो रबर फ्लेक्सिबल और स्मूथ था ना, वो हार्ड हो जाएगा, रॉक का जैसा स्टेडी रॉक हो जाएगा. और आपके नोज के ऊपर है ना, वो स्पेक्स की वजह से मार्किंग आना चालू हो जाएगा. तो एवरी 6 months दैट रबर नीड्स टू बी चेंज. दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस. ओके, तो ये सिमिलरली दिस थिंग्स यू नीड टू डू. नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला आपको, हेडफोन्स का अगर सिलिकॉन नहीं चेंज करते तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, which could cause a bigger damage to your ear. Similarly, there could be a damage to your nose also. Like आपने देखा, अगर वो सिलिकॉन पैड्स नहीं चेंज करते हो स्पेक्स के ऊपर के, it could cause. Similarly,
if you do not do the smallest crack or smallest issue, it can lead to critical problems if left unnoticed. Unnoticed. Okay? तो अगर स्क्रूज लूज है तो टाइट करो, ज्यादा भी टाइट मत करो. ओके, डोंट ओवर टाइटन, दिस कैन लीड टू एक्सेस स्ट्रेंथ. यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये नट बोल्ट ज्यादा टाइट किया तो क्रैक आ गया उसमें. ओके, यू शुड नॉट ओवर टाइटन इट, यू शुड केयरफुली नो हाउ मच टू टाइट. ओके, यूज राइट टूल्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लॉट ऑफ टाइम लोग मतलब स्पैनर के जगह पे प्लायर लेके टाइट करने यूज करते हैं. हाँ. समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी यूज रॉन्ग टूल्स यूज करते हैं समटाइम्स. वो कभी नीड ऑफ आवर में वो किया अलग बात है, बट नॉर्मली इन रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ थिंग यू शुड डू विथ प्रॉपर टूल्स. ओके, देखो जैसे प्रॉपलर्स है, डर्टी है, चिप है, क्रैक है, तो नॉर्मली हम लोग जब अभी ड्रोन लेके जाएंगे, ड्रोन जब हम लोग स्टोर में जाएंगे निकालेंगे बाहर, तो नॉर्मली विल क्लीन द ड्रोन. तो मे बी ब्रश से हम लोग क्लीन करेंगे, डस्ट रहेगा, या क्लॉथ, फाइबर क्लॉथ से हम लोग क्लीन कर लेंगे. ऑल दैट थिंग्स विल डू इट. So propeller damage can go unnoticed until to critical inspection of cracks, proper fitting of props to motors. So lot of time हम लोग propellers निकालते हैं और change करते हैं. तो propeller जब change करते हो तो उसका orientation, you know there are two types of propeller. One is clockwise and another is anti-clockwise. Anti-clockwise, yes. तो जो clockwise है तो वहाँ पे clockwise ही propeller लगाना है. वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये propeller निकला और उधर कोई भी propeller लगाना है. अगर वहाँ पे clockwise लगा हुआ था तो वहाँ पे clockwise propeller ही लगाना है. अगर anti-clockwise है तो एंटी क्लॉकवाइज ही लगाना है. So how do you identify whether it is a clockwise or anti-clockwise? How will you identify the propeller? They have some mark, I think. और alternate रहेगा आगे, अगर राइट साइड वाला क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज कैसे फॉलो? नो आइडिया. No idea, right? So basically where comes your Bernoulli principle. अगर आप प्रॉपेलर देखोगे, there will be a leading edge. लीडिंग एज क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा, कौन से डायरेक्शन में प्रॉपेलर घूमेगा. ओके, देयर विल बी लीडिंग एज एंड अ ट्रेलिंग एज. सो प्रॉपेलर विल मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ लीडिंग एज. तो जहां पे लीडिंग एज है वो डायरेक्शन आपका प्रॉपेलर का है. तो दैट विल डिफाइन योर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. वी विल सी दिस प्रैक्टिकली ड्यूरिंग day 3 and day 4. Okay, even in the resort we have kept some old propellers. वर्ल्ड वॉर 2 के जो एरोप्लेन्स थे उनके बड़े प्रॉपेलर्स होते थे, वुडन के प्रॉपेलर्स होते थे. दोस प्रॉपेलर्स वी हैव केप्ट इन रिसॉर्ट, वी हैव पुट इट इन अ पैंट्री. यू कैन सी देम एंड आइडेंटिफाई देम वेदर दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो हम लोग वो भी देखेंगे दैट पॉइंट इन टाइम. तो यू विल कम टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो डबल चेक द टाइप ऑफ प्रॉपेलर व्हेन रिप्लेसिंग. क्लॉकवाइज प्रॉपेलर हैज टू रिप्लेस विद clockwise props only. Okay, even मोटर भी चेंज करते हो तो मोटर भी ओरिएंटेशन रहती है, क्लॉकवाइज मोटर और एंटी क्लॉकवाइज मोटर या काउंटर क्लॉकवाइज मोटर. तो अगर क्लॉकवाइज मोटर चेंज करे तो क्लॉकवाइज मोटर ही आपको वहां डालनी, वहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज नहीं डाल सकते. चेक फॉर स्मूथ स्पिनिंग ऑफ ईच प्रॉपेलर. सो व्हेनेवर यू हैव पुट अप रिप्लेस, मेक श्योर यू चेक द प्रॉपेलर इज स्पिनिंग स्मूथली. अगर उसमें थोड़ा सा रबल जैसा कुछ नॉइज आ रहा है या डस्ट की वजह से कुछ नॉइज आ रहा है, तो मेक श्योर योर मोटर आल्सो नीड्स क्लीनिंग. ओके, अगर वायरिंग सोल्डरिंग जैसे अभी एफपीवी ड्रोन है, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एफपीवी ड्रोन. ओके, सो नॉर्मली इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड आल्सो. तो कभी कभी ड्राई वेदर की वजह से सोल्डर जॉइंट्स लूज हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो यू हैव टू रीसोल्डर देम प्रॉपर्ली. So you normally check all these things before flying because FPV drones are moving very fast. They run very fast. कभी-कभी crash भी हो जाते हैं. Okay, so that time lot of damages or lot of things go bad. So you have to check everything proper before you do the flying. So make sure you are complying with the unit manual before performing anything. So in case of you are repairing any drone, if you are not trained or not trained or experienced, you should not do it. Get it done from the technician. Just a minute. Okay, so normally you should always follow the manual. If you are not certified, you are not experienced to do these repair works,
you should not do it. You should always take a help of known person to do it. Technician or something. Same as I told, like motor में अगर आवाज आ रहा है, dust के जमा हो गया, so you may have to open the motor. So you may not be aware how to open the motor also. So technician या जो भी authorized person है उससे ही करो. Because जो बड़े drones होते हैं, agriculture drones होते हैं, उसका motor is almost like 20,000 का एक motor है, 20-25,000 rupees का एक motor है सर. तो 4 या 6 मोटर सोचो कितना लाख 1.5-2 लाख का खर्चा उसी में. So you can't take chance in opening that motor because they are very complex piece of mechanism in the motor and all. So authorized person or technician only should open that motor in case motor पूरा खोलना पड़े. Okay, नहीं तो क्या होता है, they are actually quality control fitted and tested. तो अगर अब अपने आप दम से खोलोगे तो you may damage, you know, जैसे बीच का स्पिंडल रॉड है या बेरिंग्स है, you know, you could damage those things. या फिर आर्मेचर भी ड्रॉ डैमेज हो सकता है. All the things could go bad. So don't do if you are not aware of how to do it. Okay. Same goes for camera units also, landing gear conditions. So make sure that you check all the structural parts. You know, landing gear काफी बार आपका टेक ऑफ लैंडिंग आपने अगर 500 बार टेक ऑफ लैंडिंग कर लिया तो आपका नेचुरली आपका, जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो काफी टाइम के बाद हमारा शॉक ऑफ्स खराब हो जाते हैं, राइट? बिकॉज कंटिन्यूस आपका ड्रोन बम्प, आपका कार रोड पे बम्प होता रहता है, खड्डे में जाता है, स्पीड ब्रेकर से ऊपर नीचे होता रहता है, ऑल दिस थिंग. तो कंटिन्यूस आपका शॉक ऑफ ऊपर नीचे होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लाइक 5 साल हो जाता है ना तो आपका 101% शॉक ऑफ, एक ना 4 शॉक ऑफ में से एक शॉक ऑफ तो खराब होता ही होता है. बट अब एक शॉक ऑफ खराब हो जाता है, जैसे आगे का शॉक ऑफ खराब हो गया, एक साइड का खराब हुआ तो आपको दूसरे साइड का भी चेंज करना पड़ेगा. दोनों एक साथ चेंज करने पड़ते हैं. यू कैन नॉट से कि एक ही खराब हो गया तो मैं एक ही चेंज करूंगा. नो, यू हैव टू चेंज इट सैमले. जैसे व्हील भी है, 5 साल के बाद हम लोग व्हील चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का व्हील चेंज करते हैं पहले, तो दोनों व्हील एक साथ चेंज करा. ऐसा नहीं कि एक पुराना व्हील और एक नया व्हील लगा, ऐसा नहीं ना, तो फिर वो थोड़ा गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगा आपका. तो आप नॉर्मली दोनों साइड के चेंज करते हो. सिमिलरली जैसे आपका लैंडिंग गियर है तो लैंडिंग गियर के अगर 4 पॉइंट्स है, एक वॉर्न आउट हुआ या ब्रेक हो गया, टूट गया, तो नॉर्मली हम लोग चारों रिप्लेस करते हैं. या फिर इवन रबर रोल्स रहते हैं उसके ऊपर, तो रबर रोल कभी कभी डिटोरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, राइट? तो नॉर्मली लोग सोचते हैं व्हेन यू ऑर्डर इट, आपको ऑर्डर में आपको एक साथ 4 मिलते हैं तो आपको चारों चेंज करना है. ऐसे नहीं कि एक खराब ज्यादा वॉर्न आउट हो गया तो आई विल रिप्लेस ओनली वन, धीरे धीरे रिप्लेस करूंगा, नहीं. फिर आपका ड्रोन है ना अनबैलेंस रह जाएगा, लेवल नहीं रहेगा. Okay, that could be also a problem during the takeoff as well as landing. तो अगर आपको चेंज करना है, you have to change all the food, है ना? Then inspect antennas. कभी कभी एंटीना टूटता है, ब्रेक होता है, या प्रॉपर सिग्नल फ्लो नहीं होता है, तो आपको चेक करना है एंटीना प्रॉपर है, डायरेक्शन प्रॉपर है, एवरीथिंग. तो कुछ लगा, एक बार हमारा एक स्टूडेंट ने रिमोट हाथ से गिर गया था, वो एंटीना पे गिरा था तो उस पे क्रैक आ गया था. बट दैट टाइम वी डिडंट नोटिस इट, बट देन वी ऑब्जर्व दैट द सिग्नल फ्रॉम द रिमोट इज नॉट गोइंग टू द ड्रोन प्रॉपर्ली. आई मीन ड्रोन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली एज पर द कमांड व्हाट वी आर गिविंग फ्रॉम द रिमोट. फिर लेटर ऑन वी ऑब्जर्व दैट उसका एंटीना ब्रेक हुआ था. तो वी इमीडिएटली ऑर्डर द न्यू एंटीना, पुराना एंटीना को निकाला, नया एंटीना को लगाया, ड्रोन स्टार्टेड फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एज पर द कमांड्स गिवन बाय द रिमोट. तो आप जब यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ये एंटीना आपको फोल्ड करना है. ट्रांसपोर्टेशन, आप जा रहे हो फ्रॉम स्टोर, यू आर कैरिंग द रिमोट टू द फ्लाइंग फील्ड, तो तभी आप एंटीना फोल्ड करके रखो. क्योंकि कभी कभी वो इधर तो गिर जाता है, लग जाता है, अटक जाता है. रिप्लेस द एंटीना इफ फाउंड अनफिट. इवन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आल्सो यू मेक श्योर दैट एंटीनास एंड एवरीथिंग आर बीइंग कनेक्टेड प्रॉपर्ली. Okay, battery also important. Lot of time people use bulge वाले batteries, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, bulge हो गया, चार्जिंग 100% नहीं दे रहा है, 80% दे रहा है तो भी लोग यूज कर रहे हैं. तो इन दैट सिनेरियो यू शुड नॉट, मतलब 100% आपका बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो खराब हो गया है, बैटरी बल्ज हो गया है. ओके, सो इन दैट सिनेरियो यू शुड डिस्कार्ड दोज बैटरीज. अगर विजिबल डैमेजेस दिख रहा है, बल्ज हो गया, लीकेज है, so those batteries you should remove from your day-to-day usage. इवन चार्जर भी समटाइम्स, कभी कभी बैटरी अच्छा रहता है लेकिन चार्जर चार्ज नहीं करता रहता है,
अगर आपका सारे बैटरीज में यही प्रॉब्लम आ रहा है तो मे बी आपका चार्जर फॉल्टी हो सकता है. टू ट्राई यूजिंग अनदर चार्जर. अगर दूसरे चार्जर पे प्रॉपर चार्ज हो रहा है देन यू कैन सस्पेक्ट दैट चार्जर इज और द डॉकिंग स्टेशन इज नॉट प्रॉपर. तो उसको रिप्लेस कर दो तुरंत. पहले साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, 1-2 साल के बाद चार्जर भी प्रॉब्लम देना स्टार्ट होता है. हमने काफी बार मोबाइल्स में देखा रहेगा आपने कि पहले वो वायर में कभी कभी कट आ जाता है, बैंड आ जाता है, you know? तो हमको 1 साल 1.5 साल के बाद हमको चार्जर रिप्लेस करना पड़ता है. तो इंस्पेक्ट बैटरीज फॉर बल्जेस और लीकेजेस. ओके, वोल्टेज भी हम लोग चेक करेंगे when we go to the store. I will show you how to check the voltages of the batteries. Okay, so there is a voltmeter which is used. तो उसके कैसे हम लोग बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं. सेल वोल्टेज मस्ट नॉट बी हैविंग डिफरेंस मोर देन 0.2 वोल्ट. यानी कि अगर 3.14 है और 3.13 है तो एक्सेप्टेबल है. ओके, बिकॉज इट इज 0.2 से कम है. अगर 3.14 है और दूसरा सेल का वोल्टेज 3.11 है तो 0.2 वोल्ट से ज्यादा है. ओके, इफ इट इज मोर देन 0.2 वोल्ट you should not use that battery. You should charge that battery properly and then use it. So all the 6 cells, क्योंकि हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो 6 सेल बैटरीज यूज करते हैं. तो 6 सेल में all the voltages of the battery should be uniform. There should not be difference of 0.2 volts. Difference more than 0.2 volts. यानी 0.2 से difference नहीं होना चाहिए. Okay, that you need to take care. Okay, सॉफ्टवेयर का मैंने बोला आपको कि अगर आपको OEM बोलता है अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करना है, नहीं बोलता है तो नहीं करना. जैसे DJI है, Autel है, Parrot drones है. There they say that you upgrade, keep the software, hardware, firmware updated. But जो DJI के टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स है वहाँ पे DJI ने क्लियरली बोला है कि you should not change the software or firmware what is being given to you by the OEMs. Okay, so you are not authorized to do it. In fact आपके पास राइट्स भी नहीं होगा, आपको एक्सेस भी नहीं दिया जाएगा, आप चेंज भी नहीं कर पाओगे इन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन. ओके, क्योंकि OEM आपको वो एक्सेस नहीं देता है जब भी आप ड्रोन परचेज करते हैं. ओके, तो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अगेन, अगर आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूज कर रहे हो, मिशन प्लानर जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आइडियली डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर सॉफ्टवेयर यूजिंग यू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अपडेटेड सॉफ्टवेयर. शेड्यूल फॉर सर्विसिंग एयरफ्रेम, प्रॉपलर, मोटर, गिम्बल, लैंडिंग गियर, कैमरा. तो आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए. हर चीज का एक स्केड्यूल होता है, राइट. कि जैसे मैं देखता हूँ, जैसे हर बार मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ या लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करने वाला हूँ, तो नॉर्मली आई विल मेक श्योर दैट माई रेडिएटर में प्रॉपर पानी है, बैटरी का इसमें प्रॉपर पानी है, फिर मेरा ब्रेक्स प्रॉपर है, टायर में हवा प्रॉपर है, यू नो ऑल द थिंग. बट नॉर्मल में जा रहा हूँ, लोकली मुंबई में कहीं जा रहा हूँ, इधर मुंबई भाईंदर से या बोरीवली से मलाड जा रहा हूँ, लोकल लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो इतना मेरे को वरी पार्ट नहीं है. बट लॉन्गर ड्राइव जा रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर दैट आई डू मेक श्योर दैट थिंग्स आर बीइंग चेक्ड. सिमिलरली you should have a schedule for checking your servicing part. तो कब क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, all that things you should have a defined. लैंडिंग गियर का मैंने बोला कि 500 टाइम्स अगर टेक ऑफ लैंडिंग हुआ तो यू शुड ऑलवेज रिप्लेस योर लैंडिंग गियर. ओके, OEM का मैं चेकलिस्ट में लिखा ही होगा कि 400 या 500 फ्लाइट्स हो गई तो आपका लैंडिंग गियर रिप्लेस करना है. एंड गिम्बल का भी टाइम. तो हर चीज का एक सर्विसिंग पीरियड रहता है. ओके, सो ओवरऑल पीरियड ऑफ ड्रोन इज 200 फ्लाइट्स और 50 आवर्स फ्लाइट टाइम. दैट इज अ नॉर्मल पीपल फॉलो. अगर OEM ने स्पेसिफिकली कुछ अलग बोला है तो यू हैव टू फॉलो द OEM स्पेसिफिकेशंस. ठीक है. So with that we complete our today's topic about drone equipment and maintenance. So now we are left with 3 topics, that is emergency handling, payload installation and utilization, and image and video interpretation. So 3 topics are remaining. So now it is almost 1 o'clock पकड़ो. तो हम लोग 2 बजे will join back. Okay. So I will just disconnect from this session and reconnect.